हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन का जो अपना चैप्टर चल रहा है उससे रिलेटेड। आज ये सेकंड क्लास है। इसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं इकोलॉजी के बारे में, आवास के बारे में, और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले अगर मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जिससे क्या होगा, जितने भी मेरी नोटिफिकेशन होगी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको कि अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं अपनी तरफ से क्या है कोशिश करता हूँ ताकि क्या हो आपको सारे क्या है क्लियर हो जाए। आज मैंने ये सारे क्या है पॉइंट्स लिख रखे हैं ऑलरेडी। अब मैं आपको इन सभी को समझाने वाला हूँ किस तरीके से क्या एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों कल तक अपन ने पढ़ लिया था कि क्या पढ़ लिया था कि बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, जैविक और अजैविक घटक के बारे में पढ़ लिया था, और उससे रिलेटेड जो आपके जो क्वेश्चन थे इकोलॉजी के बारे में पढ़ लिया था। लेकिन आज मैं फिर अगेन क्या है आपको इकोलॉजी सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इकोलॉजी जो शब्द है इसको क्या है सर्वप्रथम 1968 में जो साइंटिस्ट है रेंटर द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो इकोलॉजी जो शब्द है दोस्तों वो किसने दिया था? 1968 में रेंटर ने दिया था। जो साइंटिस्ट है अपने, उन्होंने क्या रेंटर ने दिया था। अब अगर हम बात करें जो रेंटर है उन्होंने दिया तो था जो इकोलॉजी शब्द है उससे रिलेटेड उन्होंने रिलेट कैसे किया आवासों को। ठीक है, मतलब दोस्तों हम कह सकते हैं जो आवास है, आवास से रिलेटेड है, इकोलॉजी शब्द तो दे दिया, उन्होंने इसको रिलेट कैसे किया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो इकोलॉजी जो शब्द है उन्होंने क्या किया था, ओइकस और लोगस दो वर्डों में क्या इसको तोड़ दिया। ठीक है, किसमें तोड़ दिया? ओइकस में तोड़ दिया और लोगस में तोड़ दिया। जैसे उन्होंने तोड़ा इसको तो इसका मतलब क्या है, ओइकस का मतलब होता है दोस्तों वास स्थान। ठीक है, ये क्या होता है, ओइकस का मतलब वास स्थान। और अगर हम बात करें लोगस का तो इसका मतलब दोस्तों होता है क्या, अध्ययन। ठीक है, सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। जो लोगस का मतलब क्या होता है, अध्ययन। मतलब क्या है, जिसके अंतर्गत क्या है हम वास स्थानों का संपूर्ण अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है दोस्तों, इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, आ गया होगा आपको पूरा क्लियर समझ में कि जिसके अंतर्गत क्या है दोस्तों हम इकोलॉजी शब्द जो है जिसके अंतर्गत हम क्या वास स्थानों का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है दोस्तों, इकोलॉजी कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, इजी है, आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाया, आपको समझ में आ गया हो। कब दिया था? 1968 में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसने किया था? रेंटर ने किया था। ठीक है, रेंटर के द्वारा किया गया था। अगर वो एग्जाम में पूछ दिया आपसे कि ओइकस का मतलब क्या होता है, लोगस का मतलब क्या होता है, तो ओइकस का अर्थ होता है वासस्थान, लोगस का अर्थ होता है आपका अध्ययन। ठीक है, आपका अध्ययन से रिलेटेड होता है लोगस, और ओइकस से रिलेटेड किससे होता है, आपका वासस्थानों से रिलेटेड होता है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों आपका कि आवास, आवास होते क्या है एक्चुअल में, हैबिटेट होते क्या है, ये तो आपको एक्साइटेड होंगे आप जानने के लिए कि जो आवास होता है वो होता क्या है एक्चुअल में। हम बोल तो दिया हमने आवास, हैबिटेट, इसको हमने बोल दिया इंग्लिश में हैबिटेट, लेकिन अब अपन को पता ही नहीं है कि ये आवास होता क्या है। आवास दोस्तों वो होते हैं जिसमें क्या होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं वो क्या होते हैं, वास करते हैं, मतलब उस पर रहते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं जीवों का सर्वथा क्या होता है, उपयुक्त होना क्या है चाहिए, किसमें, आवास में। जो आवास होते हैं घर वगैरह होते हैं, जैसे चूहा हुआ, चूहे का जो आवास हुआ बिल में रहता है, जो सांप है वो बिल में रहता है, और जो आपका जो इंसान हुए और जो भेड़ बकरिया जो मवेशी वगैरह हुए, मवेशी जो वगैरह हुए वो क्या रहते हैं, शेल्टर के नीचे रहते हैं, वो उनका आवास कहलाया। ठीक है, तो इंसान वगैरह होते हैं वो किसमें रहते हैं दोस्तों, वो अपने मकान या घर में रहते हैं, तो वो उनका क्या हुआ, आवास। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो हैबिटेट है वो क्या है, आवास है, मतलब जीव जंतुओं से रिलेटेड है। बिल्कुल ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जो आवास है आपका, जो हैबिटेट है वो जीव जंतुओं से रिलेटेड है, बिल्कुल रिलेटेड है। मतलब जीव जंतुओं से रिलेटेड तो है, लेकिन क्या है वहां पर जो जीव है, कुछ जीव क्या होते हैं, छोटे होते हैं, कुछ जीव क्या होते हैं दोस्तों, बड़े होते हैं। उनको क्या है रहने के लिए क्या सर्थ उपयुक्त होना चाहिए। उपयुक्त किस तरीके से होना चाहिए, मतलब क्या है वहां भोजन की भी व्यवस्था होनी चाहिए, आश्रय की भी व्यवस्था होनी चाहिए, और क्या है उन्हें सुरक्षा की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ठीक है, आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा। भोजन की आवश्यकता होनी चाहिए, और आपको क्या आश्रय की व्यवस्था होनी चाहिए, और यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि क्या उन पर कोई भी आक्रमण वगैरह, अटैक वगैरह कोई भी ना आए। ठीक है, जो छोटे जीव होते हैं उनके लिए भी, जो बड़े जीव होते हैं उनके लिए भी। ठीक है, मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों और भी इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट है इसमें कि जीवों के वातावरण में स्थितियां रहने वाले जीवों के क्या होती है, अनुकूल होनी चाहिए, तभी क्या है वहां क्या जीव रह सकते हैं। मतलब कोई भी जीव क्या है तभी रह सकता है उस वातावरण में जब क्या है स्थितियां क्या उनके अनुकूल है, मतलब वो क्या है उस वातावरण में क्या ढल सकते हैं।
ठीक है, अपने आप को क्या है उस वातावरण में ढाल सकते हैं। जैसे हम कहें कि कुछ क्षेत्र में क्या होते हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है, यहाँ पे क्या होती है, बहुत ही खतरनाक तरीके से गर्मी होती है, हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, इधर के जीव को अगर क्या उधर भेज दिया जाए, ठंडे इलाके वाले जीव को गर्म इलाके में, तो वो क्या है, अपने आप को वहां अनुकूल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से आपका एग्जाम्पल हो गया बंदर का, बंदर वाला जो एग्जाम्पल है, जो बंदर की कुछ प्रजातियां होती है वो दोस्तों कहाँ पर, लंगूर और बोनेक मकाका। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपको ध्यान रखना है कि बोनेक और मकाका, जो आपका ये लंगूर हुआ और ये आपका बोनेक मकाका, जो आदि क्या है, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। कौन से, लंगूर और बोनेक मकाका आदि क्या है, ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें वातावरण के अधीन जीव क्या है, जीवन पर्यंत क्या है, करते रहते हैं। मतलब कोई भी जो जीव होगा वो क्या है, आपका जो जीवन पर्यंत क्या है, जीवन यापन करता रहेगा जब तक क्या है उसकी लाइफ है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं मैं आपको। तो अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि लंगूर के बारे में, तो लंगूर का एग्जांपल मैंने दिया, तो ये कहाँ पाया जाता है, साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। बोनेक मकाका कहाँ पाया जाता है, ये भी साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और भी अगर हम बात करें कुछ प्रजातियों की, कुछ प्रजातियों में क्या है, ये आता है आपका, कौन सा आता है, लंगूर आता है और बोनेक मकाका आता है। ये कुछ प्रजातियों के अंतर्गत क्या आते हैं आपके, ये लंगूर और बोनेक मकाका। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, यहाँ से इस दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगर हम दोस्तों बात करें वातावरण के अधीन जीवन पर्यंत क्या, या तो ये क्या करते रहते हैं, अपना जीवन यापन करते रहते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या है कि कोई भी जीव क्या है, ढलने के लिए क्या उसको वातावरण में, मतलब क्या है, जो घटक होते हैं, वातावरण के दो घटक होते हैं, एक भौतिक घटक होता है, एक जैविक घटक होता है। ठीक है, मतलब भौतिक घटक के अंतर्गत क्या आता है आपका, प्रकाश आ गया। ठीक है, प्रकाश आपका आता है भौतिक जगत के अंतर्गत, प्रकाश और मिट्टी और आपकी वायु और आपका क्या हो गया। ठीक है, ये सारे क्या है आपके, किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, आपके ये वातावरण में भौतिक जगत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत आते हैं, आपके भौतिक जगत के अंतर्गत आते हैं। प्रकाश हुई आपकी, मिट्टी हुई आपकी, हम कह सकते हैं, और ये वायु हुई आपकी, किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, भौतिक जगत के अंतर्गत आते हैं। और जो मौसम हुआ आपका, तापमान हुआ और आर्द्रता। ठीक है, एक और लिख लीजिएगा आप, दो, मौसम और तापमान और आर्द्रता, ये सारे क्या हैं आपके भौतिक जगत के अंतर्गत आते हैं। किसमें, वातावरण के घटक में। ठीक है, वातावरण के घटक में क्या है आपके, ये भौतिक जगत में आते हैं दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें जैविक घटक की, तो जैविक घटक के अंतर्गत क्या है, उस क्षेत्र से समस्त पादप और जंतु, जो भी क्या होंगे आपके, छोटे जीव जंतु होंगे या फिर बड़े जीव जंतु होंगे या फिर क्या होंगे, पेड़ पौधे होंगे, मतलब पादप जीव जंतु और इससे रिलेटेड जितने भी क्या होंगे, जीव होंगे आपकी, किसमें आते हैं, जैविक घटक के अंतर्गत आ जाते हैं। दोस्तों आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे क्या है, डायरेक्ट मैसेज के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको क्या है डाउट क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो आपको मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका है जैविक घटक। ठीक है, जैविक घटक मैंने आपको बता दिया है, भौतिक जगत के अंतर्गत क्या क्या आते हैं आपके, मिट्टी हो गई, प्रकाश हो गई, वायु हो गई और मौसम तापमान, ये सारे क्या है आपके किसके अंतर्गत आते हैं, भौतिक जगत के अंतर्गत आते हैं। और जैविक घटक की अगर हम बात करें दोस्तों, जो भी क्या होते हैं, जीव जंतु होते हैं उस क्षेत्र से संबंधित, मतलब क्या है, कोई भी क्षेत्र है उस क्षेत्र से संबंधित, पर्टिकुलर क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर रीजन की बात नहीं कर रहे हैं कि एक ही क्षेत्र, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी एक एरिया में कोई सा भी क्षेत्र हो सकता है, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। अगर हम दोनों बात करें दोस्तों कि जो जैविक घटक है, मतलब दोनों घटक जो है मिलकर जीव के संपूर्ण वातावरण का निर्माण करते हैं, बायोटिक और अबायोटिक, और क्या है आपका ये फिजिकल क्या है, कंपोनेंट्स। मैंने आपको बता रखी है ऑलरेडी, इससे पहले की वीडियो में पूरा मैंने भौतिक घटक को और आपका जैविक घटक और अजैविक घटक के बारे में पूरा विथ एक्सप्लेनेशन आपको समझा रखा है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आपको क्या है, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, आप वहां से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें दोस्तों भौतिक जगत और जैविक घटक के बारे में, तो ये सारे क्या होते हैं, वातावरण के घटक होते हैं। और अगर हम बात करें इन घटकों के क्या है, संपूर्ण वातावरण का निर्माण होता है। ये जो घटक मिल जाते हैं सारे, बायोटिक, अबायोटिक और भौतिक जगत, तो इनसे क्या होता है, आपका एक वातावरण का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों कि प्रत्येक आवास पर क्या है, एक खास ताप परिसर,
मतलब जो प्रत्येक आवास होगा, जो हैबिटेट होगा, वहां पर क्या होगा, टेम्परेचर होगा, ये सारी क्या है आपकी जो तत्व होंगे बोल सकते हैं, तो ये क्या होंगे आपके उपस्थित होंगे। प्रकाश होगा वहां पे, मिट्टी होगी वहां पे, वायु होगा, मौसम होगा और तापमान होगा। ठीक है, ये सारे क्या होंगी जो क्रियाएं वहां पर होती हैं, कहां पर, एक आवास में। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो भोजन के प्रकार, उसमें मौजूद प्रतियोगी जो कंपेटिटर्स होंगे, भक्ष्य जंतुओं की संख्या, ये सारे क्या होंगे वहां पे, मतलब क्या होंगे, प्राइमरी जंतु भी होंगे, प्राइमरी द्वितीयक तृतीयक प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्या है आपके तृतीयक उपभोक्ता, ये सारे क्या होंगे उसमें सम्मिलित होंगे। मतलब एक दूसरे का क्या काम चलता रहता है, प्राथमिक को द्वितीयक ने खाया, द्वितीयक को तृतीयक ने खाया, और इसी तरीके से उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है, ये सारी जो क्रियाएं होती हैं कहां पर होती हैं, आवास में होती हैं। आवास में कहा होती हैं, तो वहां पर क्या होता है, क्या होती है, प्रकाश, मिट्टी, वायु, ये सारी क्रियाएं होंगी। तो क्या होंगे एक्चुअल में, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक होंगे। अब जब अपघटक होंगे तो ये पूरा एक रीजन है, ये पर्टिकुलर मिलकर क्या बनाता है, एक आवास का निर्माण करता है। ठीक है, अगर क्या है सारी सुविधाएं वहां पे उपलब्ध नहीं होंगी तो क्या होगा, वहां पे आवास का कोई तात्पर्य ही नहीं उठता है। ठीक है, हम कह सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद है दोस्तों, किसी भी आवास के वातावरण में भौतिक और जैविक घटकों का सम्मिलित होना अनिवार्य है। मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है कि जो भौतिक और आपका जो जैविक घटक है उनका होना अनिवार्य है। विदाउट क्या है, भौतिक जगत, बायोटिक और जो आपका फिजिकल कंपोनेंट है, ये नहीं होंगे तो वहां पे क्या है, आवास की एक संरचना निर्धारित नहीं होगी। मतलब आवास एक पर्टिकुलर रीजन नहीं वहां पे बनेगा, हम कह सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो जो बाघ होगा, बाघ क्या करेगा, वो द्वितीयक मतलब द्वितीय उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, द्वितीय उपभोक्ता को क्या करता है, तृतीय उपभोक्ता खा लेता है। इसका मतलब कह सकते हैं वहां पे मांसाहारी, शाकाहारी और क्या होते हैं, सर्वाहारी, सभी प्रकार के क्या होंगे, जीव उपस्थित होते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा। जो भी मैंने आपको सारे पॉइंट्स करवा रहा हूँ, ये अभी करवाया मैंने इकोलॉजी के बारे में, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, इसके साथ ही आवास में छायादार वृक्ष पर्याप्त संख्या में होने चाहिए, झाड़ियां भी होनी चाहिए, ताकि क्या हो, अपन को क्या है वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा मिलती रहे। जो भी क्या है जीव वहां पे रहेंगे उस आवास में, वहां पे क्या उनको ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो पर्टिकुलर रूप से या पर्याप्त रूप से क्या हमको मिलती रहनी चाहिए। तो इसलिए क्या है वहां पे पेड़ पौधे भी होने चाहिए। शाकाहारी और वनस्पतियां क्या है, बाघों के आवास से क्या है, जैविक घटक है। ठीक है, जो आपके क्या है जैविक घटक कौन कौन से हैं, शाकाहारी जंतु और जो वनस्पति झाड़ियां, ये क्या है आपकी जैविक घटक कहलाती हैं। ठीक है, तो वो होंगी तो इससे क्या होगा, आपका आवास का एक पर्टिकुलर निर्माण होगा, मतलब आवास क्षेत्र का क्या होगा, उस यहाँ पे निर्माण होगा। अगर हम दोस्तों बात करें हिमालय के वन और बंगाल के सुंदरवन का जो डेल्टा है, जो बाघों के आवास है, उसमें क्या है, उपयुक्त जैविक घटकों को क्या है, भली भांति प्रदान करते हैं। मतलब जो हिमालय के वन और बंगाल के जो सुंदर वन है, जो क्या है, बाघों के आवास। हिमालय के जो वन हुए आपके, मतलब क्या है, हिमालय का वन हुआ, और आपका क्या हुआ वहां पे, सुंदरवन के वन हुए। ठीक है, कौन सा, हिमालय का वन और सुंदरवन का वन। ठीक है, हिमालय का वन और आपका हिमालय और सुंदरवन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बाघों के क्या है आपके आवास, बाघों के आवास। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो सुंदरवन है, हिमालय है, और आपका जो सुंदरवन और हिमालय के जो आपके जो क्षेत्र हैं, वहां पे क्या है, बाघों के आवास हैं। उपयुक्त जैविक क्या घटकों को भली भांति जानते हैं हम, मतलब ये क्या है, जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें लेकिन दोस्तों चट्टानी पर्वतों में क्या है, वन बाघ के आवास के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, क्योंकि वहां क्या है, इन घटकों का अभाव होता है। जो चट्टानी जो पर्वत होते हैं, वहां पर क्या है, बाघ जो होते हैं उनके आवास नहीं होते हैं, क्योंकि उनको क्या पर्याप्त रूप में क्या है, ना तो भोजन मिलेगा, ना तो आश्रय मिलेगा। आश्रय तो मिलेगा लेकिन भोजन नहीं मिलेगा, उनको सुरक्षा नहीं मिलेगी। और क्या चाहिए उनको, भोजन भी चाहिए, आश्रय भी चाहिए और सुरक्षा भी चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये क्या है, आपका आवास है। ठीक है, ये पूरा मैंने आपको आवास के बारे में पूरा डिस्कस कर दिया है। इसके बाद दोस्तों हम क्या है, अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन पढ़ने वाले हैं लघु आवास के बारे में, पारिस्थितिकी एवं उसकी शाखाओं के बारे में। ठीक है, तो हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये भी जानकारी जो मैंने आपको बताई है, इकोलॉजी के बारे में, हैबिटेट के बारे में, पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड जो आपका जो चैप्टर चल रहा है, ये आज का सेकंड क्लास है, सेकंड डे है। तो यूपी टेट और सी टेट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका ये, क्योंकि ईवीएस में यहाँ से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, आवासों से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि क्या है, ये मैं आपको क्या अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, तो जो आपका एग्जाम आने वाला है वो आपका क्लियर हो जाए। तो आप, मैं ऐसा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करिए,
लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर।